अच्छा जी, let's start. Let's talk about यूनिट वन फर्स्ट. यूनिट वन में P3 में अगर हम बात करें तो आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसमें सबसे पहले आपके पास आता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिजनेस. ओके. अब इसमें हमारे पास सबसे पहले जो चीज आएगी वो आएगी सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, एथिकल एंड इकोनॉमिकल. ओके. ये सारी चीजें हमारे पास जो है वो कनेक्ट होंगी पहले यूनिट में. जो हमारे पास पढ़ाएगा किस तरह उसको भी समझ लो. बेसिकली आपके पास जो पेपर होगा, पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ के ऊपर टाइटल होगा सोशल चेंजेस या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या लीगल चेंजेस या पॉलिटिकल चेंजेस या इन्वायरमेंटल चेंजेस या एथिकल चेंजेस या इकोनॉमिकल चेंजेस. ठीक है. उस पैराग्राफ को आप रीड करेंगे और उसी पैराग्राफ में से फॉर श्योर, एंड दिस इज द गारंटी, ठीक है ना, फॉर श्योर उसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा. राइट. फॉर श्योर उसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा. अब वो जो भी उस पैराग्राफ में उन्होंने आपको दिया होगा ना, इस पर्टिकुलर, ये जो पेस्ट एनालिसिस इसको आप कह सकते हो. अब पहले पेस्ट होता था पुराने टाइम में, बाद में इसको जो है वो पेस्टल कर दिया. कुछ लोग इसको स्टेपली भी कहते हैं, कुछ लोग इसको पेस्टली कहते हैं. बेसिकली है ये पेस्ट ही. राइट. है ये एक्चुअल में पेस्ट ही. ये कोई अलग चीज नहीं है, ये पेस्ट ही है. ठीक है. इसमें होता क्या है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल की. सोशल में क्या आएगा? सोशल में तुम्हारे पास जितनी भी वो हैं ट्रेडिशंस चीजें आ जाएंगी, कल्चरल चीजें आ जाएंगी. इसमें आपके पास किसी मार्केट का कल्चर है, किसी मार्केट का ट्रेडिशन है, किसी मार्केट का रिलीजन है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी. ठीक है. अब उसमें आप देखें कि सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हमारे पास हम अभी ऑब्वियसली इसकी पॉइंट की या इस टॉपिक की डिटेल में नहीं जाएंगे. हम जाएंगे कि हमें ये देखना है कि स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द पेपर कि यार कल पेपर में क्या आएगा. ठीक है. तो पेपर में अगर हम इसके बारे से बात करें तो आपसे अभी 2 मिनट सुन लें. अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन रेलेवेंट अभी की चीज से रेलेवेंट आ रहा है तो प्लीज उसको टेक्स्ट के थ्रू भेज दें. ठीक है. तो वो हम क्वेश्चंस उसको बाद फिर हम देख लेंगे. ठीक है. अच्छा अब देखें होगा क्या. अभी देखना कि पेपर में क्या चीज आएगी. हमारे लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट सिर्फ और सिर्फ वो चीज है, बाकी चीजें हमारे लिए इस वक्त इम्पोर्टेंट नहीं है. हमने सिर्फ डायरेक्टली ये देखना है कि पेपर में हमारे पास वो किस चीज से पूछ रहे होंगे, हमें हमें वो क्या चीज पूछ रहे होंगे. बेटा स्ट्रैटेजी अभी नहीं है. स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रैटेजी की जो चीजें हैं ना, मैं उस पर आता हूँ. पहले इसी से मैं कनेक्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ उसको. तो देखो सोशल में आपको उन्होंने बताया हुआ होगा कि भाई मार्केट में जो जिस मार्केट में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, या तो वो करंटली उस बिजनेस उस मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, या फिर बिजनेस उस मार्केट में एंटर होने की कोशिश कर रहा है और वहां की सोशल फैक्टर्स को वो देखने जा रहा है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेना चाहें कि 1996 में मैकडोनल्ड्स ने स्टार्ट किया था. 97 96 97 में मैकडोनल्ड्स ने वर्ल्ड वाइड फ्रेंचाइजिंग स्टार्ट की. ठीक है. आज से कोई 30 ईयर्स पहले. तो उन्होंने आउटसाइड यूएस जो सबसे पहली मार्केट चुनी थी, सबसे पहली मार्केट आउटसाइड यूएस वो गए थे, तो दे चोज इंडिया बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है. अब वहां पे उनसे गलती ये हो गई कि इंडिया में प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने क्या किया, वहां की मार्केट को सही से स्टडी नहीं किया और इंडिया में उन्होंने बीफ बर्गर लॉन्च कर दिया. ऑब्वियसली बीफ बर्गर आपको पता है इंडिया में जो है वो हिंदू एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है, और वो ऑब्वियसली जो काऊ है वो उनके लिए बड़ी सेक्रेड मानी जाती है उनके रिलीजन में. तो उस चक्कर में उन्होंने क्या किया, मैकडोनल्ड्स की 5-6 आउटलेट्स को आग लगा दी.
जिसकी वजह से मैकडोनल्ड्स को बहुत हैवी लॉसेस हुए और उनको वहां से भागना पड़ गया, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो सोशल, ये बड़ा जरूरी होता है कि आप किसी मार्केट में जा रहे हैं या किसी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके सोशल फैक्टर्स को आप अंडरस्टैंड करें, कल्चर को, रिलीजन को, इन सारी चीजों को आप अंडरस्टैंड करें। फिर आते हैं बात टेक्नोलॉजिकल की करते हैं। तो अब आप देखो पाकिस्तान में एक बड़े पेट्रोल पंप पे आप जाएं या एक बड़े रेस्टोरेंट में आप जाएं तो देर इज अ वेरी हाई चांसेस कि वो आपको कहता है कि सर कार्ड नॉट एक्सेप्टेड, जबकि दुनिया में कार्ड की जरूरत ही नहीं है। यू कैन इवन पे विद योर मोबाइल फोन। पाकिस्तान में अभी तक बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि आप अपने एटीएम मशीन से, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है नहीं पता, कि आप अपने एटीएम मशीन में कार्ड इंसर्ट किए बगैर भी पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप अपने एटीएम मशीन में कार्ड इंसर्ट किए बगैर पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, आप अपने मोबाइल फोन से पेट्रोल पंप पे पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, स्कैन की बात नहीं कर रहा, स्कैन पुराना हो गया बेटा, स्कैनिंग पुरानी हो गई। अब हम आ गए हैं टैप पे। गूगल की वॉच से टैप हो जाती है, वायरलेस टैपिंग हो जाती है। आपके फोन में अगर एनएफसी है तो आप अपने फोन को टच करेंगे, आपकी पेमेंट हो जाती है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में ये चीज बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। बहुत सारे ब्रांड्स उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। अच्छा, बहुत सारे मजबूरन जो है वो उसके एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वहां पे नेटवर्क अवेलेबिलिटी नहीं होती, इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, और जबकि अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में रक्शे वाले को आप दे रहे हैं वो टैप टू पे, हर बैंक दे रहा है बेटा, एवरी बैंक इज गिवन। सबसे पहले टैप टू पे वाज स्टार्टेड बाय स्टैंडर्ड चार्टर्ड और अब तो सबके पास है। और इंडिया में आप देखेंगे इंडिया में किस तरह पेमेंट गेटवेज हैं कि हमारे आगे करते हैं तो हमारे पास, हम अपने कमाए हुए पैसे हम रिसीव नहीं कर पाते। ठीक है ना। तो इंडिया में क्या, तो आप जब किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई टेक्नोलॉजी जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट लेकर जा रहे हो, वहां पे टेक्नोलॉजी किस तरह की है। ठीक है ना, वहां पे टेक्नोलॉजी किस तरह की चल रही है। तो वो भी एक फैक्टर है। टेक्नोलॉजी को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, हम मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, हम एआई, आपको पता है सब जगह यूज हो रहा है। चाइना में एक ऐसी कंपनी है, रोबोट है, रोबोटिक की कंपनी, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई ह्यूमन जरूर जो है ना उसको वो मैनेज कर रहा होगा। मगर ऑन फ्रंट उन्होंने कंपनी का सीईओ ही एक रोबोट को बनाया हुआ है। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ द टेक्नोलॉजी। आप सिर्फ टेक्नोलॉजी का लेवल चेक करें और उसको आप कंपेयर करो अगर पाकिस्तान की मार्केट से, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो भाई आपको देखना है कि जब आप किसी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं तो वहां का टेक्नोलॉजिकल लेवल क्या है, और वो टेक्नोलॉजिकल लेवल जाहिर सी बात है आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करेगा। और जिस मार्केट में आप ऑपरेट कर रहे हो इन दी पेपर में, वो आपको उस पैराग्राफ में वो चीज बता देंगे, राइट। फिर हम आते हैं लीगल पे। लीगल में हमारे पास चार चीजें आती हैं: एम्प्लॉयमेंट एक्ट्स, मार्केटिंग के एक्ट्स, ट्रेडिंग के एक्ट्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के एक्ट्स। ठीक है, ये चार हमारे पास जो है ना। अब एम्प्लॉयमेंट में लीगल मिनिमम वेज आ गया, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ट्रेड के राइट्स आ गए, आपके पास एम्प्लॉयर की, सॉरी, एम्प्लॉय की हेल्थ इंश्योरेंस आ गया। ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं किसमें, ह्यूमन उसमें एम्प्लॉयमेंट एक्ट्स के अंदर। इसके बाद आपके पास जो है वो दूसरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो पाकिस्तान को अभी तक ऑब्वियसली पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है उसके बारे में कि हमारे राइट्स क्या हैं। ठीक है, टैक्स से हम किसी से भी अपनी, जब हम पेमेंट करते हैं तो हम कुछ मांग सकते हैं। फिर हम जो है फॉल्टी प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिले, फिर कोई वेट्स होते हैं किसी भी चीज के उसमें कोई एरर ना हो, ये सारे लॉस बने हुए हैं। इसके अलावा आपके पास जो है मार्केटिंग के लॉज होते हैं कि आप किसी बिजनेस को डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते, आप ऑफेंसिव मार्केटिंग नहीं कर सकते, किसी बिजनेस के बारे में गलत इंफॉर्मेशन नहीं फैला सकते अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर, ये सारी चीजें। अब ये जितने भी लॉज हम डिस्कस कर रहे हैं, देखो लॉज तो बहुत सारे हैं। अब हमारे पास पेपर में उस पैराग्राफ में अगर उन्होंने लीगल का फैक्टर दिया हुआ होगा ना, तो वो दो तीन लॉज लिखे हुए होंगे। कुछ ऐसा होगा कि यार कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस हो रहा है
या कोई लॉ चेंज हो रहा है, तो उसका इन्फ्लुएंस क्या आएगा बिजनेस पे। फिर वो आपसे उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई इस लॉ से बिजनेस को क्या इफेक्ट पड़ेगा, या इस लॉ से बिजनेस में क्या चीजें आ रही हैं, क्या चीजें उसको चेंज करनी पड़ेंगी, या बिजनेस अगर उन लॉस को फॉलो करता है तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं या उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये चीजें आ जाएंगी। पॉलिटिकल का एज सच पेपर में कुछ नहीं आता। एनवायरमेंटल, अगेन एनवायरमेंटल से रिलेटेड कोई भी लॉ अगर पास होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। फिर एथिक्स, एथिक्स क्या होता है, हर वो चीज जिसकी इजाजत कानून दे मगर मोरल वैल्यूज ना दे, यानी कि एवरी एवरी सिंगल थिंग दैट इज अलाउड बाय द लॉ। जैसे कि सऊदी अरब की हम बात करें तो सऊदी अरब में चाइल्ड लेबर का कोई लॉ मौजूद नहीं है। देयर इज नो लॉ, चाइल्ड लेबर का कोई लॉ ही नहीं है वहां पर। आप 3 साल के बच्चे से काम करा लो, गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं करवाते तो दिस इज कंसिडर्ड एज एन एथिकल प्रैक्टिसेस। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि भी एथिकल प्रैक्टिस है तो उसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या नुकसान है। नुकसान ये होता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है डेफिनेटली। बेनिफिट्स क्या होते हैं उसके, कि प्रेशर ग्रुप आपके अगेंस्ट काम नहीं करता, अच्छे काम करता है, आप गुड बुक्स में आ जाते हो, कस्टमर की गुड बुक्स में आ जाते हो, आप इन्वेस्टर की गुड बुक्स में आ जाते हो। दीज आर द बेनिफिट्स। फिर आती है बात इकोनॉमिकल की। इकोनॉमिकल में अगर वो इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंसेस की बात करेगा तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस वो आपको बताएगा कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वो आपको बताएगा जी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, वो आपको बताएगा जी गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी में कुछ टैक्सेस लगा दिए, वो आपको बताएगा जी गवर्नमेंट ने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी, वो आपको बताएगा कि जी गवर्नमेंट ने जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया या बढ़ा दिया। ठीक है, वो आपको बताएगा कि जी गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पे बैन लगा दिया, टैरिफ्स लगा दिए, प्रोटेक्शनिज्म लगा दिया। ये सारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं। जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल ईजी है, समझ लो मैक्रो इकोनॉमिक की एक छोटी सी समरी होती है कि भाई कोई भी एक फैक्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का उठा के वो आपको ग्राफ में उसमें बता देगा पैराग्राफ में कि भाई गवर्नमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है या कम कर रही है। ठीक है, तो उसको आप बिजनेस में कैसे इफेक्ट होगा। ऐसी बात है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट भी आ सकता है बिल्कुल। अब डेप्रिसिएशन होती है तो एक्सपोर्टर का फायदा होता है, एप्रिसिएशन होती है इंपोर्टर का फायदा होता है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो आपके पास लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी क्योंकि लेबर का बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो आपके पास लेबर अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। इस तरह से इन्फ्लुएंस आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, एक सवाल इसमें से बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 2, 8 मार्क्स का। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, बेटा टैक्सेस है ना, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन इज द टैक्सेस। गवर्नमेंट अगर टैक्सेस इंक्रीज कर रही है तो टैक्सेस इंक्रीज करने का मतलब होता है अमीरों से लेके गरीबों को दिया जाए। पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में जो है वो गरीबों से टैक्स लेके अमीरों को दिया जाता है। हम दुनिया की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन तो लाजमी बनना ही बनना है, एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। 90% चांसेस हैं कि आपके पास एक 8 मार्कर क्वेश्चन जो है वो इन्फ्लुएंसेस से बन जाएगा। 90% चांसेस हैं। ठीक है, विच इज अ वेरी बड़ा। अगर हम हमारे पास बहुत सारे पास पेपर्स तो है नहीं, बहुत सारे हमारे पास जो है वो कम पास पेपर्स है ना, तो वो सारे पास पेपर्स अगर हम 2023 के हैं, 24 के हैं, 25 के, 6 के, ठीक है, 6 तो अभी हमारे पास है। तो जो हमारे पास पास पेपर्स अगर हम देखते हैं ना तो उसमें मेजोरिटी ऐसा ही है, 90% आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 8 मार्कर इसमें से आया हुआ है। राइट, यूनिट 1 की तो आपके पास एक चैप्टर आता है बिजनेस स्ट्रैटेजी का। ठीक है, ये वैसे तो ये चैप्टर है, ये वाला चैप्टर है जिसमें एनालिसिस ऑफ मैट्रिक्स है, आपके पास फोर्स फील्ड एनालिसिस है, डिसीजन ट्रीज है। ये चैप्टर जो है बेटा वो इंटरनेट का इशू है थोड़ा सा। अभी आपको बताया ना टेक्नोलॉजिकली हम बहुत आगे हैं, वैसे ये थोड़ा सा मसला होता है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है देखिए, अब हमारे पास क्या होगा कि बिजनेस स्ट्रेटेजी का जो चैप्टर है दैट इज स्पेसिफिकली विद द P4। लेकिन आपके पास एंसॉफ मैट्रिक्स, बेटा एंसॉफ मैट्रिक्स को अभी आपने समझने की जरूरत नहीं है, एंसॉफ मैट्रिक्स को P4 के लिए समझना है, P3 में समझना नहीं है बिजनेस स्ट्रेटेजी की। होगा क्या कि वो आपको उस सॉल्व करके एंसॉफ या जो भी आपके पास टेक्नो वो है, पोर्टर की फोर्सेस हैं, एनसॉफ है, या आपके पास फोर्स फील्ड एनालिसिस है, या आपके पास जो है वो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं, या आपके पास जी वो सिनेरियो प्लानिंग है, या आपके पास ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी है। वो क्या करेगा,
वो आपके पास इकोनॉमिक पॉलिसीज तो बेटा बताया ना, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगा। तो वो आपके पास क्या होगा, ये जो जितनी भी स्ट्रैटेजीज है ना, उसमें से अगर उन्होंने किसी को यूज किया होगा तो वो आपको दिखा देंगे एज अपेंडिक्स में कि भाई ये हमने किया है, दैट्स इट। ठीक है ना। नहीं पढ़ के तो बेटा सब जाओ, सप्लाई साइड भी आ सकती है इकोनॉमिकल में। वो सप्लाई साइड का भी, सप्लाई साइड क्या होगी भाई, गवर्नमेंट ने कोई, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई नया इंस्टीट्यूट खोल दिया, कोई एजुकेशन वो दे दी, कोई सब्सिडी दे दी, इस तरह की चीज हो सकती है, राइट। अच्छा उसके बाद देखिए, एजुकेशन ट्रेनिंग हो गई, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दे दी, कुछ भी चीज इसमें आ सकती है। अब बिजनेस स्ट्रेटेजी में आपको वो डेटा दे देंगे, वो आपको उसको एग्जैक्टली पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके बाद जो हमारे पास चैप्टर है ना, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर है कॉर्पोरेट प्लानिंग। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं जी। कॉर्पोरेट प्लानिंग में से हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है। देखो कॉर्पोरेट प्लानिंग में सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट का बिल्कुल वो क्वेश्चन आपको दे सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। चेंज मैनेजमेंट, लेकिन चांसेस कम है, बट यस दे सकता है। ठीक है, वो दे सकता है चेंज मैनेजमेंट का। तो चेंज मैनेजमेंट का एक, वो आपको एक प्रोसेस, एक अगेन वो आपको एक पैराग्राफ दे देगा, उसमें थोड़ी सी वो चेंज मैनेजमेंट की बात कर देगा, और आपको उसी के हिसाब से वो एक कोई क्वेश्चन दे सकता है। अच्छा, तो कॉर्पोरेट प्लानिंग में हमारे पास एक तो चीज आ गई चेंज। उसके बाद जो यहाँ पे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो समझ लो, जो कि पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, दैट इज कंटिजेंसी प्लानिंग। कंटिजेंसी प्लानिंग हमारे पास 2025 के पेपर में भी है। कंटिजेंसी प्लानिंग हमारे पास जो है वो आपके अक्टूबर नवंबर 25 में भी आया हुआ है, और फेब मार्च 25 में भी आया हुआ है, मई जो 25 में है। और इसके बाद उन्होंने अभी, अगर हम पिछला कुछ 4-5 साल, तो सॉरी 4-5 सीरीजेस का अगर हम देखते हैं ना पैटर्न, तो हर एक सीरीज छोड़ के अगली सीरीज में, यानी कि फेब्रुवरी मार्च 25 में आया, मई जून 25 में नहीं आया, फिर अक्टूबर नवंबर 25 में आया, फेब्रुवरी में नहीं आया। अगर इस पैटर्न को फॉलो करता हूं, अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो करता हूं, तो मुझे लग रहा है कि कंटिजेंसी प्लानिंग हमारे पास आने के चांसेस ज्यादा है, राइट। कंटिजेंसी प्लानिंग इज वेरी इजी। अगर आपको कंटिजेंसी प्लानिंग के बारे में कुछ भी सोचना है, तो आप सिंपल सी एक बात सोच लो। कंटिजेंसी प्लानिंग एक सिंपल सी बात आप ये सोच लो कि देखो, आपके घर में, बिल्डिंग में, या कहीं भी आपने फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ देखा है। कुछ लोग कहते हैं यार फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर पैसा खर्च करना फजूल है। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार, फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर पैसा लगाना अच्छी बात है, कल को कोई अगर फायर इंसिडेंट होता है तो कम से कम लॉस होगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं, वो कंटिजेंसी प्लानिंग के फ्यूचर में बात कर रहे हैं, फेवर में बात कर रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि नहीं यार, फायर एक्सटिंग्विशर लगाना तो पैसे वेस्ट हैं, वो कंटिजेंसी प्लानिंग के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल इतनी सी बात समझ लो, कंटिजेंसी प्लानिंग समझ आ जाएगी। कंटिजेंसी प्लानिंग है क्या, कि फ्यूचर में होने वाली किसी अनसर्टेनिटी, किसी अनवांटेड इंसिडेंट से बचने के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच, पहले से उसके लिए कोई तैयारी करके रखना, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद आप आते हो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, जो आपके पास बनाएगा क्वेश्चन नंबर 2। यस, कंटिजेंसी प्लानिंग इज प्लान बी बेसिकली। अच्छा जी, अब आप आ जाएं यूनिट 2 के ऊपर। ये बनाएगा बेटा आपका दूसरा यूनिट, सॉरी दूसरा 8 मार्क्स वाला सवाल। अच्छा, इसमें 8 मार्क्स वाला भी आ सकता है, और इसमें आपके पास जो है वो सवाल क्या आ सकता है, अब वो देखते हैं हम। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास यूनिट 2 के अंदर, देखिए यूनिट 2 में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले 12 मार्कर के चांसेस ज्यादा हैं इसमें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हम किस चीज के ऊपर यूनिट 2 में से सबसे ज्यादा फोकस करें, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं। उसका रीजन क्या है ये भी समझ लो। उसका रीजन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। आप इससे एचआर को भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें से मैं नीचे लिखता हूं कि इसमें से कनेक्शन किन किन चीजों में बन सकता है, एग्जामिनर आपको कहां कहां इसमें फंसा सकता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। यूजुअली 12 मार्क्स वाला सवाल आता है इसमें।
इसमें वो एचआर को मिला सकता है, इसमें वो आपको चेन ऑफ कमांड के अंदर फंसा सकता है, इसमें वो आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर फंसा सकता है, इसमें वो आपको फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर फंसा सकता है, इसमें वो आपको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर फंसा सकता है, ठीक है, इसमें वो आपको सेंट्रलाइजेशन के अंदर फंसा सकता है, या फिर वो आपको इसमें डेलीगेशन के अंदर फंसा सकता है। इन सारी चीजों में, अच्छा, इसमें वो आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में भी फंसा सकता है, इसका भी क्वेश्चन दे सकता है। ये आपके पास टॉपिक्स हैं जो वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से कनेक्ट करके आपको दे सकता है। एक छोटा सा पैराग्राफ देगा 5-8 लाइन का, उसमें बता देगा कि कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा है, और उसमें फिर आपको ये सारी चीजें पूछेगा। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेशन ओन वर्डिंग में ही होती है, कोई उसमें मसला नहीं है। अब इसमें देखो एचआरएम से वो आपको क्या दे सकता है, ए2 के अंदर जाहिर सी बात है वो रिक्रूटमेंट वगैरह तो देने से रहा। एचआरएम से वो आपको दे सकता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, दो इसके चांसेस भी बहुत कम है। हाँ, चांसेस जो ज्यादा है दैट इज फ्लैट स्ट्रक्चर के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल चेन ऑफ कमांड के ज्यादा हैं। चेन ऑफ कमांड याद होनी चाहिए, चेन ऑफ कमांड क्या होती है कि कितने लेयर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, और स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि एक सिंगल मैनेजर को कितने सबऑर्डिनेट्स डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बेटा जरूर देख के जाना, पर्सनल फीलिंग है कि इसका क्वेश्चन आएगा, हो सकता है ना आए, बट पर्सनल फीलिंग है कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा। चेन ऑफ कमांड बेटा ये होता है कि देखो, एक बात अगर एक सीनियर कर रहा है तो वो जूनियर तक पहुंचते पहुंचते बीच में कितने लोगों से होके जा रही है, ठीक है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसमें टीम्स बना दी जाती हैं, ठीक है। मैट्रिक बेटा प्रोज एंड कॉन्स नहीं होता है कि वो आपको स्ट्रक्चर बता होगा के साथ कनेक्ट करने होंगे, जनरल प्रोज एंड कॉन्स नहीं होते P3 के अंदर। P3 में कोई जनरल प्रोज एंड कॉन्स नहीं लिखने हैं आपने, P3 में आपने जो चीजें दी है ना उससे कनेक्ट करना है। फ्लैट स्ट्रक्चर में डेलीगेशन कम होती है, यस नहीं, क्योंकि देखो फ्लैट, अगर हम जितना बड़ा स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा ना, जितना वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, उतनी ज्यादा डेलीगेशन होगी। हिरार्कल स्ट्रक्चर होगा, टॉल स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको। अगर आपके पास टॉल स्ट्रक्चर है, हिरार्कल स्ट्रक्चर है, तो डेलीगेशन कम होगी, चेन ऑफ कमांड बड़ी होगी। और एक बार याद रखें, चेन ऑफ कमांड अगर लॉन्ग है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल डेफिनेटली नैरो होगा, और चेन ऑफ कमांड अगर शॉर्ट है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल डेफिनेटली वाइड होगा, ठीक है। फ्लैट स्ट्रक्चर जो है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं होता, हायरार्किकल स्ट्रक्चर इज अ टॉल स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर इज अ वाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें फ्लैट स्ट्रक्चर में स्पैन ऑफ कंट्रोल, देखो दोबारा सुनो, फ्लैट स्ट्रक्चर में स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। फ्लैट स्ट्रक्चर मींस हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, जबकि जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये टॉल स्ट्रक्चर होता है, वो वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है। वर्टिकल स्ट्रक्चर होगा तो उसमें चेन ऑफ कमांड ज्यादा होगी, लेयर्स ज्यादा होंगी, कम्युनिकेशन स्लो होगी, कंफ्यूजन ज्यादा होंगी। फ्लैट स्ट्रक्चर में डेलीगेशन होगी, नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स टू अ सिंगल मैनेजर ज्यादा होंगे, डेलीगेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, उसमें क्विक डिसीजन मेकिंग होगी उसमें, राइट। देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें जो क्या दे सकता है, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन से मैं आ रहा हूं डेलीगेशन पे, रुको। देखो बेसिकली डेलीगेशन का मतलब होता है अपने सबऑर्डिनेट को कोई अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग दे देना, अपने सब ऑर्डिनेट को डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी दे देना। तो वो सेंट्रलाइजेशन में पॉसिबल ही नहीं है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि बिजनेस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन सारे फैसले जो है वो हेड ऑफिस से हो रहे हैं, तो हर चीज के लिए ब्रांच वालों को हेड ऑफिस को कॉल करनी पड़ रही है। जबकि इसके अगेंस्ट में डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि आपने डिफरेंट ब्रांचेस को डेलीगेशन दे दी, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर दे दिया, राइट। फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होती है, वर्टिकल कम्युनिकेशन ये होती है जब एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से बात करे, नहीं, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन में डेलीगेशन होती है, दे आर नॉट सेम थिंग, बट डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर अलाउज डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर जो होता है ना, इट क्रिएट्स रूम फॉर डेलीगेशन। डेलीगेशन इज
giving authority of decision making to the subordinates, right? अच्छा देखिए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या है? वर्टिकल कम्युनिकेशन व्हेन अ मैनेजर इज communicating to the subordinate or the subordinate is communicating to the manager, upward and डाउनवर्ड हो गया. हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि जब एक मैनेजर अपनी ही लेवल के दूसरे मैनेजर से बात कर रहा है, तो यूजुअली वर्टिकल कम्युनिकेशन फॉर्मल होगी और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैन बी कैजुअल, राइट? यूनिट 2 में हमारे पास इसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन है. बहुत सिंपल सा चैप्टर है, उसमें से अगर कुछ आ भी जाता है तो दैट इज मतलब वो फ्री के मार्क्स हैं, समझ लो. बिजनेस कम्युनिकेशन का वैसे यूजुअली आता नहीं है, राइट? बेटा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूं. देखो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल ये जितने भी बाकी फंक्शनल वंक्शनल हो गए, फ्लैट स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, इनमें प्रॉब्लम क्या होता है? मार्केटिंग वाले अगर कोई गलती कर रहे हैं तो एचआर वाले उसको देखते हैं, बोलते ठीक है यार ये तो गलती मार्केटिंग वाले कर रहे हैं ना, हमें इससे क्या. तो और डिपार्टमेंट्स के बीच में एक अनवांटेड, एक अनहेल्दी कंपटीशन होता है जो कि बिजनेस के अगेंस्ट चला जाता है. इसलिए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है. अब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या किया? फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर एचआर के 3 लोग हैं, मार्केटिंग के 3 लोग हैं, फाइनेंस के 3 लोग हैं और प्रोडक्शन के 3 लोग हैं. बिजनेस अगर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पे आएगा तो वो क्या करेगा? वो लेट सपोज उन्होंने अपने टोटल टास्क को 3 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी. प्रोजेक्ट ए के अंदर उन्होंने एक एचआर वाला डाल दिया, एक मार्केटिंग वाला डाल दिया, एक प्रोडक्शन वाला डाल दिया, एक फाइनेंस वाला डाल दिया, एक रिसर्च वाला डाल दिया. अब हर बंदे को पता है कि यार मार्केटिंग वाला घपला करे, एचआर वाला घपला करे, प्रोडक्शन वाला घपला करे, इन दी एंड घपला हमारे प्रोजेक्ट पे होगा. और कल को अगर ये वाला प्रोजेक्ट बंद हो गया तो मैं प्रोजेक्ट ए की मार्केटिंग में काम करता हूँ, प्रोजेक्ट ए के एचआर वाले की वजह से भी प्रोजेक्ट ए बंद हुआ तो प्रोजेक्ट ए की मार्केटिंग वाले की जॉब चली जाएगी. इसलिए ना चाहते हुए भी ये लोग मिलजुल के काम करते हैं, राइट? ये होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. अच्छा जी, इसके बाद आ जाओ, हमारे पास एक और चीज है, लीडरशिप. लीडरशिप का क्वेश्चन 2023 से अभी तक सिर्फ 2 मरतबा आया, ठीक है? सिर्फ 2 मरतबा. इसमें आपके पास ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप आ सकती है, 2 के चांसेस बहुत कम हैं. ये छोटी छोटी सी 6 थ्योरीज हैं, मैं अभी आपको जल्दी से बता देता हूँ. थ्योरीज देखें. पहली थ्योरी लीडरशिप की होती है ग्रेट मैन थ्योरी, ठीक है? अच्छा, ये ग्रेट मैन थ्योरी थी, पहले भी ग्रेट मैन थ्योरी थी, अभी भी ग्रेट मैन थ्योरी है. मगर ये जो एहतजाज किया, जिसकी वजह से इसको अब ग्रेट पर्सन थ्योरी कहते हैं. पहले इसको ग्रेट मैन थ्योरी कहा जाता था, अब इसको ग्रेट पर्सन थ्योरी कहा जाता है. वर्ल्ड वाइड ये वो आया था, एतराज आया था फेमिनिस्ट आंटियों की तरफ से कि जी वाई मैन एंड वाई नॉट ग्रेट वुमेन, हालांकि दिस मैन मीन्स मैनकाइंड. ठीक है, तो जी क्या हुआ? उसको ग्रेट पर्सन थ्योरी कर दिया गया. फिर इसका मतलब ये होता है, ये कहती है कि लीडर्स आर बॉर्न, बाद में कोई लीडर नहीं बनता, लीडर पैदा होता है. इसके बाद है ट्रेट थ्योरी. अच्छा, ट्रेट थ्योरी क्या है? ट्रेट थ्योरी ये कहती है कि भाई कुछ खास ट्रेट्स होते हैं, जो आदमी उन ट्रेड्स के साथ पैदा होता है वही लीडर बन सकता है, हर कोई नहीं बन सकता, ठीक है? जो आदमी उन कौन से ट्रेड्स हैं? ऑनेस्टी है, कंटिजेंसी है, ब्रेवरी है, करेज है, क्रिएटिविटी है, इनोवेटिवनेस है. वो कहते हैं भाई इन ट्रेड्स के साथ कोई पैदा हुआ है तो लीडर बनेगा, वरना लीडर नहीं बन सकता. तीसरी थ्योरी है बिहेवियरल थ्योरी. बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है? बिहेवियरल थ्योरी ये कहती है कि अगर एक आदमी 3 चीजों के ऊपर कंट्रोल हासिल कर ले, अपने पास टेक्निकल स्किल्स बेहतर कर ले, डील कैसे करना है बेहतर कर ले, थिंकिंग स्किल्स अपने बेहतर कर ले, टेक्निकल स्किल्स अपने बेहतर कर ले, और इंटरपर्सनल स्किल्स अपने बेहतर कर ले. ये 3 चीजों के अगर वो अंदर, इन 3 स्किल्स में अगर वो मास्टर हो जाए तो वो लीडर बन सकता है. ये बिहेवियरल थ्योरी कहती है. यानी कि टेक्निकली ये ऊपर वाली दोनों थ्योरीज के कंप्लीटली अगेंस्ट है, ठीक है जी? फिर तीसरी थ्योरी, सॉरी चौथी थ्योरी. चौथी थ्योरी होती है आपके पास कंटिजेंसी थ्योरी. ये वो थ्योरी होती है, देखो
हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त होता है जिसके पास हर चीज का सोल्यूशन होता है, और जब भी ग्रुप वाले फंसते हैं तो सीधा उसको कॉल करते हैं। वो कंटिजेंसी थ्योरी, वो कंटिजेंसी लीडर है। ग्रेट मैन एंड थ्योरी यार पूरा लेसन, ग्रेट मैन थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो वो ट्रेड थ्योरी है, इट्स सेम। बिहेवियरल थ्योरी ये होती है कि इन तीन स्किल्स के ऊपर मास्टर कर लो आप, टेक्निकल, कॉग्निटिव और इंटरपर्सनल, तो आप जो है वो लीडर बन सकते हो। कंटिजेंसी थ्योरी वो शख्स जिस एक लीडर वो होता है जिसके पास हर चीज का सोल्यूशन है। इसके बाद आती है पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्योरी। पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्योरी क्या है भाई? पाकिस्तानियों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में चलती पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्योरी है। जी बेटा, इमोशनल इंटेलिजेंस पे आ रहा हूँ इसके बाद। पाकिस्तान में चलती है पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्योरी, ठीक है? नहीं, आप सब कर सकते हो नहीं। पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्योरी के खिलाफ अगर पाकिस्तान में बात करें तो ब्लैक कलर की गाड़ी आ जाती है लेने के लिए घर से ना, समझ गए? तो वो उसको कहते हैं पावर एंड इन्फ्लुएंस थ्योरी। यानी कि मतलब क्या होता है कि इन्फ्लुएंस लीडर का होता है और वो उसी को यूज करके सारे काम करवा लेता है। ठीक है जी। इसके बाद आती है आपके पास ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। मैं एक बहुत सिंपल सी आपको एग्जांपल दूंगा और आई एम श्योर कि उससे आपको ये जो है वो समझ में आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बहुत सिंपली देखो। जब बैटल ऑफ बैटल ऑफ ट्रेंच हुई, 5th ईयर ऑफ हिजरा में बैटल ऑफ ट्रेंच हुई, जिसमें ट्रेंच खोदी गई, खंदक खोदी गई। तो जब ये फैसला हुआ कि भाई सामने से मक्का के लोग अटैक करने वाले हैं, पीछे से ज्यूज अटैक करने वाले हैं, तो ये फैसला हुआ कि मदीना के मुसलमान मदीना के अतराफ पे एक ट्रेंच खोद देंगे। अब सारे जो कंपेनियंस थे प्रॉफिट के, दे स्टार्ट डिगिंग। जैसे ही उन्होंने डिगिंग स्टार्ट की तो दे सॉ कि प्रॉफिट हिमसेल्फ वाज डूइंग दैट वर्क। तो उन लोगों ने कहा कि भाई आप क्यों कर रहे हैं काम, आप बैठ जाएं, हम लोग कर लेंगे। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिप्लाइड कि मुझे हरगिज ये मंजूर ही नहीं है, हरगिज ये बर्दाश्त ही नहीं है कि आप सब लोग काम करें, मैं देखता हूं। दैट वाज द हाईएस्ट डिस्प्ले, दैट वाज द हाईएस्ट डिस्प्ले ऑफ व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। यानी कि लीडर इन्फ्लुएंस करता है अपनी पर्सनालिटी से नहीं, लीडर इन्फ्लुएंस करेगा अपने पावर से नहीं, लीडर इन्फ्लुएंस करेगा अपने एक्शन से। लीडर रोल मॉडल बनेगा अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए अपने एक्शन से। उसके एक्शंस इतने स्ट्रांग होंगे, आप देखो 2 या 3 मरतबा आपको वो मिलता है, रेफरेंस मिलता है कि जी प्रॉफिट ने लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया। वरना उसके बाद क्या हुआ? उनके एक्शन से लोग मुसलमान हो गए, राइट? उनकी लाइफस्टाइल को देख के लोग मुसलमान हो गए। तो लीडर मुश्किल रास्तों पे खुद चल के दिखाता है, लीडर सारे प्रॉब्लम्स को खुद फेस करके दिखाता है। हमारे साथ क्या होता है? हमारे जो देखो हम लोग क्यों इस कंडीशंस में, हमारे अभी हमारे पास भाई बुरे कंडीशंस हैं, ठीक है जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हम जो है वो 4 दिन काम करेंगे, गाड़ियां को यूज कम कर लें, गाड़ियों का यूज कम कर लें ताकि पेट्रोल की बचत हो। ये बात करने के लिए ये बात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब एक कॉन्वॉय लेकर आते हैं इस्लामाबाद से कराची, जो कि 2 जहाजों में आता है। और एयरपोर्ट से लेके कराची एयरपोर्ट से लेके कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 38 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में आते हैं और आके ये बताते हैं कि भाई मुल्क के लोगों को चाहिए कि वो गाड़ी कम से कम चलाएं ताकि पेट्रोल बचे, राइट? दिस इसलिए हम समझते नहीं। जबकि चाइना की बात करो, खैर यार काला डाला नहीं जाएगा, अपने ताल्लुकात अच्छे हैं डाले वालों से। अच्छा खैर देखो चाइना में क्या हुआ। 1994 में चाइनीज प्रेसिडेंट आए। चाइनीज प्रेसिडेंट ने बोला कि जी कल से सब साइकिल चलाएंगे, कल से सब साइकिल चलाएंगे, और जो पैसा, जो एनर्जी कंजर्व होगी, एनर्जी बचेगी, वो एनर्जी हम किसको देंगे? इंडस्ट्रीज को देंगे। मजे की बात यह अगले दिन से सब साइकिल चलाना शुरू हो गए। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ ऐसा इसलिए हुआ कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने ये बात करने के लिए जब वो आया तो वो अपनी बीएमडब्ल्यू में नहीं, वो अपनी मर्सिडीज में नहीं,
अपनी BYD में नहीं बल्कि साइकिल पर आया ये बात कहने, राइट। तो उसने पहले खुद करके दिखाया, लोगों ने उसको फॉलो किया, राइट। एंड दे टुक दिस लेसन फ्रॉम प्रॉफिट। हालांकि लेना हमें चाहिए था, हमने नहीं लिया, उन्होंने ले लिया। एंड दे आर प्रोग्रेसिंग। ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द यूनिट 3, दैट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग में आपके पास क्या आ सकता है? अगर पहली चीज ये आ सकती है कि आपका बिजनेस अगर इंटरनेशनल मार्केटिंग में जा रहा है, यानी कि किसी नई मार्केट में एंटर हो रहा है, तो आपके पास इसका क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा हाँ, EI बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, आई फॉरगॉट, एक मिनट, एक चीज हम यहाँ पे भूल गए, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है बेटा, सुनना तो पड़ेगा। मुझे बोलते हुए भी नींद आ रही है, मुझे सुनना पड़ेगा, क्या करें। अच्छा देखो, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? चार चीजें हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में सिर्फ चार चीजें। चलो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कुछ एग्जांपल्स डालने की, ताकि आपको समझ भी आए और प्रॉब्लम भी ना हो। इसको हम कहते हैं गोलमैन की EI कॉम्पिटेंसीज। चार चीजें हैं। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में अपने आप को पहचानो। देन सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है, चलें थोड़ा सा, जी जी करते हैं, थोड़ा पास कर लेते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, फिर सोशल अवेयरनेस एंड सोशल स्किल्स। ये चार चीजें। देखो बेटा, बहुत सिंपल है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। और सेल्फ कंट्रोल, जब आप अपने आप को जानते हो, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जानते हो, तो आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो। देन सोशल अवेयरनेस, आपने बहुत सारी मोटिवेशनल थ्योरीज पढ़ी। सारी मोटिवेशनल थ्योरीज सिर्फ उसी वक्त काम की होंगी कि आपको मोटिवेशनल थ्योरीज ये बताती है ना, कोई कहता है कि भाई कोई बंदा इस चीज से मोटिवेट, कोई पैसों से मोटिवेट हो रहा है, कोई रिस्पेक्ट से मोटिवेट हो रहा है, कोई रिकग्निशन से मोटिवेट हो रहा है। ये पता कैसे चलेगा? ये सोशल अवेयरनेस है। अगर आप अपने साथ काम करने वाले लोगों को बारे में जानते हो, विच इज सोशल अवेयरनेस, तो आप सोशल स्किल्स उनको यूज कर सकते हो और लोगों को सही से मैनेज कर सकते हो। दिस इज सोशल स्किल्स, राइट। अच्छा, अब आ जाए भाई इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री। इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लेने के लिए आपको चार चीजें पता होनी चाहिए। छह चीजें सॉरी। या तो आप एक्सपोर्ट कर दें, या फिर आप फ्रेंचाइज दे दें, या फिर आप लाइसेंस दे दें, या फिर आप वहां की किसी कंपनी, किसी दूसरी कंपनी के साथ पेमेंट करें, या फिर आप डायरेक्टली उस कंट्री की मार्केट में एंटर हो जाओ। ठीक है। सॉफ्ट एंड हार्ड HRM नहीं आएगा बेटा, वो P4 का है। सॉफ्ट एंड हार्ड HRM P4 का टॉपिक है, वो नहीं आता यहाँ पर। आउटसोर्सिंग तो AS का टॉपिक था बच्चा, इसमें कहां से आ गया? आउटसोर्सिंग तो किसी जमाने में हुआ करता था, 2023 से निकाल दिया गया आउटसोर्सिंग को, तो वो तो अब आता ही नहीं है। तुम लोग सिर्फ सुन लो, मैं वो चीजें बता रहा हूं तुमको जो पेपर में आ सकती हैं। ठीक है जी। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में आपको दो चीजें और याद रखनी है। वो क्या है? पैन ग्लोबल मार्केटिंग और ग्लोबल लोकलाइजेशन। आप पाकिस्तान में KFC खाओ, पाकिस्तान से बाहर KFC खाओ, टेस्ट डिफरेंस होगा, राइट। तो पैन ग्लोबल का मतलब, अगर आप पूरी दुनिया में एक जैसा प्रोडक्ट दे रहे हो तो पैन ग्लोबल है, और अगर आप अलग अलग दे रहे हो तो ग्लोबल लोकलाइजेशन है। सही है। फ्रेंचाइज और लाइसेंसिंग बेटा सेम होती है। फ्रेंचाइज में प्रोडक्शन अलाउड नहीं होती, लाइसेंसिंग अगर आप करते हो, लाइसेंस लेते हो, तो आप प्रोडक्शन भी कर सकते हो, राइट। फिर आपके पास इस चैप्टर में दो चीजें और आती हैं। एक आपके पास आता है NPD, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसका सवाल आ सकता है आपके पास, बिल्कुल। बेटा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी सिर्फ एक बार देख के चले जाओ, वो नहीं आएगा, वो A2 उसका पार्ट है, P4 का पार्ट है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप देखो, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, तो वो किस तरीके से आता है, उसका एक प्रोसेस है सिंपल सा।
ठीक है। उस प्रोसेस के बाद हमारे पास R&D है। देखो R&D के लिए सिर्फ एक चीज याद रख लो, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ग्लोबल लोकलाइजेशन, ग्लोबल लोकलाइजेशन ये होता है बेटा कि जैसे कि KFC आप जाके पाकिस्तान के टेस्ट के हिसाब से बना रहा है, सऊदी में सऊदी के टेस्ट के हिसाब से बना रहा है, इंडिया में इंडिया के टेस्ट के हिसाब से बना रहा है। हाँ ये मैं शेयर कर दूंगा आपसे। तो वो आपके पास ग्लोबल लोकलाइजेशन होती है। अच्छा R&D क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक चीज याद रख लो, इसमें वो होता है कि जो ऐसा बिजनेस है यानी कि टेक रिलेटेड बिजनेसेस हैं, आते हैं सेल्स फोरकास्टिंग पे। टेक रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं R&D में। R&D को क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? एक तो आपके बिजनेस का नेचर, दूसरा आपके कॉम्पिटिटर की R&D, तीसरा आपकी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस। ये तीन चीजें इफेक्ट करती हैं आपकी R&D इन्वेस्टमेंट, आपकी R&D इन्वेस्टिंग्स को, राइट। इसके बाद इसी चैप्टर में हमारे पास आती है सेल्स फोरकास्टिंग। बेटा सेल्स फोरकास्टिंग देखो, ऑफ शोरिंग और वो छोड़ दो, ऑफ शोरिंग रीशोरिंग बहुत सिंपल सी चीज है, वो इतनी आसान चीजें नहीं देता पेपर में। ऑफ शोरिंग क्या होती है कि आप किसी दूसरे कंट्री में अपनी बिजनेस को रजिस्टर करते हैं और किसी दूसरे कंट्री में काम करते हैं, राइट, टैक्स बचाने के लिए। वो इतना बड़ा टॉपिक है नहीं कि उससे एक क्वेश्चन बन जाए। अच्छा सेल्स फोरकास्टिंग के लिए देखो बेटा, सेल्स फोरकास्टिंग अगर मैं अभी समझाने बैठूंगा ना तो वो लंबा हो जाएगा। मैं ये करता हूं कि मैं आपको एक लिंक इसके बाद दे देता हूं, सेल्स फोरकास्टिंग की पूरी वीडियो। आप उस वीडियो को सुकून से देखें, ज्यादा नहीं, 25 मिनट्स 27 मिनट्स की वीडियो है। आपको पूरी सेल्स फोरकास्टिंग इंशाल्लाह उससे समझ में आ जाएगी। ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स यूनिट 5, ओ सॉरी 4। यूनिट 4 है हमारे पास ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन। अच्छा जी। अच्छा देखिए, ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज अच्छा अगर हम पीछे छोड़कर आए हैं उसको भी देख लेते हैं। इसका सवाल आ सकता है, सॉरी ये मैं भूल गया, इलास्टिक सिटीज। ठीक है, इलास्टिक सिटीज का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। हमारे पास चार इलास्टिक सिटीज हैं बेटा। जो लोग इकोनॉमिक्स वाले हैं उनको तीन तो पता है। एक है PED, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर है जी YED, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर है XED, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और फिर है PRED यानी कि प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो चार चीजें, सिंपल एक फॉर्मूला याद रख लो, ऊपर हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड आएगा, नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में PED है तो प्राइस आएगी, YED है तो इनकम आएगी, XED है तो किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस आएगी, और PRED है तो प्रमोशन एक्सपेंसेस आएगा। ठीक है। XCD का मतलब होता है कि प्रोडक्ट बी की प्राइस चेंज होने का इफेक्ट प्रोडक्ट ए की क्वालिटी पे क्या पड़ रहा है, राइट। प्रोडक्ट बी की प्राइस चेंज होने का इफेक्ट प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी पे क्या पड़ेगा। यानी कि चाय सस्ती, पेट्रोल सस्ता हो गया या गैस सस्ती हो गई तो उसकी वजह से पेट्रोल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ई व्हीकल सस्ती हो गई तो पेट्रोल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, या पेट्रोल की प्राइसेस अगर कम हो गई तो ई व्हीकल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपके पास आता है। अच्छा अब हम आते हैं यूनिट 4 पे। देखो यूनिट 4 में जो हमारे पास है सबसे पहले चीज वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आपके पास क्या आता है, अगेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल है। बेटा फॉर्मूला सबका, सारी इलास्टिसिटीज का एक ही फॉर्मूला है, दैट इज के क्वांटिटी ऊपर आएगी, जो भी फैक्टर होगा, इनकम है, प्राइस है, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस है, या प्रमोशन एक्सपेंसेस है, वो नीचे आएंगे। अच्छा इकोनॉमीज ऑफ स्केल में हमारे पास इंटरनल के अंदर आती हैं 6 इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं। परचेजिंग यानी कि बल्क में सामान खरीदना, फिर टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल, फिर मैनेजेरियल, फिर मार्केटिंग, फिर फाइनेंशियल, और फिर हमारे पास होती है जी रिस्क बेयरिंग। ठीक है बेटा, 12 मार्क्स का इलास्टिसिटी का सवाल डिपेंड करता है कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन से ही आएगा वो क्वेश्चन अगर आया तो। अच्छा फिर आपके पास DOS भी होता है, यानी कि डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी होती हैं। तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि जब आपकी एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ कम हो रही होती है,
सॉरी, एवरेज कॉस्ट आपकी बढ़ रही होती है। तो इसमें आपके पास जो है वो कम्युनिकेशन के इश्यूज आ जाते हैं, एग्लोमेरेशन के इश्यूज आ जाते हैं। एग्लोमेरेशन इश्यूज क्या होते हैं कि जब बिजनेस बहुत सारे बिजनेसेस को टेक ओवर करता है या बहुत सारे बिजनेसेस के साथ मिलके काम कर रहा होता है, तो आपस में उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फिर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इश्यूज आ जाते हैं, और फिर एलियनेशन ऑफ वर्कफोर्स आ जाती है, यानी कि इतनी वर्कफोर्स बन जाती है, इतनी ज्यादा वर्कफोर्स हो जाती है कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बेटा मैनेजेरियल इलास्टिसिटीज ये होती हैं कि आप जब आपके पास रेवेन्यू ज्यादा होता है तो आप हाई स्केल मैनेजर्स को हायर कर सकते हो, और इसी तरह जब आपके पास रेवेन्यू ज्यादा होते हैं तो आप हाई लेवल की टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। एट डिफरेंट स्टेजेस एग्लोमेरेशन वाला डिफरेंट में भी हो सकता है, सेम में भी हो सकता है। दो बिजनेसेस मिलके काम कर रहे हैं, दोनों का काम करने का तरीका अलग है, नहीं कर पाए। आपने एक बिजनेस को टेक ओवर कर लिया, अब आप उसके साथ मिलके काम कर रहे हो, वहां का बिजनेस कल्चर कुछ और है, आपके बिजनेस का कल्चर कुछ और है, तो क्लैशेस आएंगे ना, उसको एग्लोमरेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है बेटा लोकेशन, इसी चैप्टर का पार्ट है लोकेशन। देखो लोकेशन के लिए बहुत एक सिंपल सी चीज याद रख लेना, जब भी तुम्हें लोकेशन का सवाल मिले, कि लोकेशन के फैक्टर्स समझ ना आए ना, तो लोकेशन के दो फैक्टर्स सब में काउंट होंगे, सिक्योरिटी, तीन फैक्टर्स इनफैक्ट, यूटिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉक्सिमिटी टू लेबर, यानी कि आपके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर है। ये चार फैक्टर्स किसी भी बिजनेस की लोकेशन पे लग सकते हैं, चाहे कैसा भी बिजनेस हो, ये चार फैक्टर्स वहां पे फिट हो जाएंगे। ठीक, फिर आपके पास आता है इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट का चैप्टर। क्वालिटी मैनेजमेंट में हमारे पास अगेन तीन चीजें, सीपीए पे आ रहे हैं बेटा, रुक जाओ, अभी सीपीए पे आ रहे हैं बेटा। एग्लोमेरेशन इश्यूज ये होते हैं, क्वालिटी पे आ रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। एग्लोमेरेशन ये होता है कि एक, जैसे कि एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। अब आपके बिजनेस में जो है वो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर था, उस बिजनेस में डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर था, तो लोगों के काम करने का तरीका अलग होगा ना, जिसकी वजह से क्लैशेस आएंगे, राइट। अच्छा, क्वालिटी की हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है क्वालिटी कंट्रोल, एक है हमारे पास क्वालिटी अश्योरेंस, और एक है हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक, क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि जब आपका प्रोडक्ट पूरा तैयार हो, क्वालिटी का मतलब क्या है, क्वालिटी बेसिकली कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है आपके प्रोडक्ट से। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये है कि जब आपका प्रोडक्ट पूरा तैयार हो गया, पूरा प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद आप उसको चेक कर रहे हो एरर्स के लिए, इसका नुकसान है। भाई जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा ना। अच्छा, क्वालिटी एश्योरेंस ये है कि तुम अपने प्रोडक्शन के हर स्टेज पे चेक कर रहे हो। इसका फायदा ये है कि एंड में क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नुकसान ये है कि टाइम लगेगा, और तुम्हें हाई स्किल्ड एम्प्लॉइज चाहिए होंगे, हाई ट्रेंड एम्प्लॉइज चाहिए होंगे, जो कि ज्यादा पैसे लेंगे। ये डिसएडवांटेज है क्वालिटी एश्योरेंस का। फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देखो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ना, वो कोई मेथड नहीं है, वो एक अप्रोच है। तुम लोगों का माइंडसेट ऐसा बना देते हो कि वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है, राइट। और हर एक एम्प्लॉय को आप क्वालिटी प्रोसेस का पार्ट बना देते हो, दैट इज टीक्यूएम। फिर इसमें आपके पास आती है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग एक प्रोसेस होता है। अब देखो बेंचमार्किंग में क्या होता है, बेंचमार्किंग में आप सबसे पहले क्या करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपके किस एरिया में प्रॉब्लम है। लेट सपोज आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम, तो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में मसले हैं, हमें अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करनी है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में मसले हैं। फिर आप ये देखते हो कि ठीक है जी, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में मसले हैं, ये बात तो हो गई। अब हम क्या करें, अब इस मसलों को सॉल्व कैसे करें। हम ये डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में हमारी परफॉर्मेंस क्या है, यानी कि हमारे साथ क्या इश्यूज हैं।
ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे साथ वो क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमें डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना पड़ रहा है, आखिर क्यों हमने डिस्ट्रीब्यूशन को चुना है, कुछ तो मसला होगा ना डिस्ट्रीब्यूशन में भाई, क्या मसला है, ये आइडेंटिफाई करेंगे आप। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप ये देखोगे कि मार्केट में सबसे अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन किसकी है, उसके बाद आप उसका बीपीआई निकालोगे। बीपीआई क्या होता है, बिजनेस परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी कि ये देखोगे कि जिसको आप बेस्ट मानते हो ऐसा क्या करता है कि जिसकी वजह से वो बेस्ट है। फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करोगे कि ठीक है अब हम भी इनकी तरह काम करेंगे, 1 साल तक हम इनकी तरह काम करेंगे और देखेंगे क्या इफेक्ट आया है। और फिर 1 साल के बाद आप इवैल्यूएशन करते हो अपनी, देखते हो कि भाई वाकई उनकी तरह काम करके कुछ फायदा भी हुआ या नहीं हुआ। राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग के बाद हमारे पास जो चीज है दैट इज ईआरपी। अब ईआरपी क्या है जी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नाउ व्हाट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, देखो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। आप जाते हो इम्तियाज स्टोर, आप कुछ सामान खरीदते हो, उस सामान को लेके आप जाते हो काउंटर पे, वो स्कैन करता है बारकोड को और बिल जनरेट कर देता है। आपको लगता है कि सिर्फ बिल जनरेट हुआ है, लेकिन असल में क्या हो रहा है, स्टॉक में जो इन्वेंट्री होती है, लेट सपोज आपने 5 जूस के डब्बे लिए, इन्वेंट्री में से 5 जूस के डब्बे माइनस हो जाएंगे। अगर उन जूस के डब्बों के ऊपर किसी किस्म का एम्प्लॉय या सेलर के लिए कमीशन है तो उसके पेरोल अकाउंट में कमीशन ऐड हो जाएगा। राइट, इसी तरह वो आपसे आपका टेलीफोन या मोबाइल नंबर पूछता है, वो मोबाइल नंबर कस्टमर डेटा में रिकॉर्ड हो जाएगा। ये सारे काम एक चीज एक ही क्लिक से हो रहे हैं। तो ईआरपी हर चीज का रिकॉर्ड रख रहा है, कौन से एम्प्लॉय के पैसे कट होंगे, किसकी डिडक्शन होगी, कौन कब एब्सेंट था, कौन कब लेट आया था, ये सारा रिकॉर्ड। हमारे पास कितनी इन्वेंट्री है, अब कितनी बची है, ये सारा रिकॉर्ड। कितनी सेल हो गई, कितनी डिस्काउंट में गई, कितनी इसमें गई, कितनी इसमें गई, ये सारा रिकॉर्ड ईआरपी में होता है। राइट, अच्छा जी, अब आ जाओ बेटा जो आप लोग बार बार कह रहे हैं सीपीए। अब देखें अगेन वही वाली बात है सेल्स फोरकास्टिंग वाली, कि अगर हम सीपीए को बनाने के लिए हमें इसको ड्रॉ करना पड़ता है, हमें इसको समझना पड़ता है। तो सीपीए बड़ा आसान है, वैसे सीपीए मुश्किल नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक इसकी वो बनी हुई है, ये देखें स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहले सीपीए ड्रॉ करने के लिए आती थी, अब सीपीए ड्रॉ करने के लिए नहीं आती है। अच्छा मैं आपको एक अगेन एक वीडियो रेफर करता हूँ, क्लास के फौरन बाद भेजता हूँ, 11 मिनट की वीडियो है, कुछ लोगों को मैंने भेजी भी है शायद। तो 11 मिनट की वीडियो है, स्टेप बाय स्टेप उसको अगर आप देख लें, 11 मिनट की वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं है, मेरी वीडियो भी नहीं है, एक अंग्रेज की वीडियो है। एंड हमारे बड़े अच्छे वो सीनियर हैं वो इस सब्जेक्ट में, एंड ऑब्वियसली इज वन ऑफ माय मेंटोर। तो उस वीडियो को अगर आप 11 मिनट की वीडियो को देख लोगे ना, तो सीपीए आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मसला ये है कि यहाँ पे हमें उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि सीपीए का सवाल किस तरह आ सकता है, दो के उसके चांसेस कम है। इसी तरीके से सीपीए ड्रॉ हुई भी होगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हो तीसरी नोट पे जहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो 3, 9 और 10 लिखा हुआ है, इसमें से मैं 9 को हटा दूं और आपसे इसका सवाल पूछ लूंगे इस जगह पे क्या आएगा, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। राइट, उस 10 मिनट की वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी कंफ्यूजन होती है तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स, इसको हम नेटवर्क डायग्राम कहते हैं, जो ये पीछे हमारे पास डायग्राम बनी हुई थी। अच्छा, अब आते हैं जी यूनिट 5 के ऊपर। यूनिट 5 में हमारे पास दो चीजें मेन है, एक तो है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इसका क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं बेटा। एक है आपके पास पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब ये होता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है
हमारी प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में वापस आ रही है। फिर हमारे पास होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को इसके फॉर्मूले में। अच्छा, ये क्यों हो रहा है वो भी समझ लो। इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला हुआ करता था वो ऑब्सलीट हो गया, फिर एक नया फॉर्मूला आ गया। इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखिए बेटा, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है बहुत सारे लोगों को कि आप लोग अकाउंटिंग में भी ये टॉपिक पढ़ते हो, वहां पे फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट लेनी है या एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेनी है। मसला ये होता है कि अकाउंटिंग में जब इस तरह का सवाल आता है ना एआरआर का, तो उसमें इन्वेस्टमेंट्स पहले साल के बाद भी हो रही होती है। लेकिन बिजनेस में जो हमारे पास कोर्स में शामिल है उसमें सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उसमें बाद में इन्वेस्टमेंट्स होती ही नहीं है। तो हमारे पास बिजनेस स्टडीज में एक ही इन्वेस्टमेंट होगी। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसको आप डिवाइड बाय 2 करोगे, एवरेज निकल आएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितना भी प्रॉफिट आपको हो रहा है। यानी कि अगर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 15 लाख के टोटल रिटर्न्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर ये काम 5 साल में हो रहा है तो आप 5 लाख को 5 से डिवाइड करोगे, 500,000 डिवाइडेड बाय 5 विच विल गिव यू 100,000 ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। आप 100,000 को डिवाइड कर दोगे अपनी एवरेज इन्वेस्टमेंट, जो कि अगेन 500,000 बन जाएगी। तो 1/5 आपका मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, एआरआर निकल आएगा। ठीक। देन वी हैव नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि आज मुझे आप 10 लाख रुपए थे, मैं आपको 5 साल बाद 15 लाख रुपए दूंगा। सुनने में ऐसा लग रहा है कि मैं आपको 50% रिटर्न दे रहा हूं ना, 10 लाख पे 5 लाख दे रहा हूं। लेकिन क्या 5 साल के बाद उस 5 लाख की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी आज है? डेफिनेटली उसकी वैल्यू कम होगी। कितनी कम होगी, उसके लिए हमें डिस्काउंट फैक्टर्स गिवन होते हैं। और अगर हमारे पास ये जो आज उसकी वैल्यू नेगेटिव चली जाए तो हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करते। यानी कि जो 5 लाख रुपए मुझे मिलेंगे, 15 लाख रुपए जो मुझे मिलेंगे 5 साल के बाद, उसकी वैल्यू अगर आज के 10 लाख से कम है तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा। उसकी वैल्यू के लिए जरूरी है कि वो 10 लाख से तो ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर ज्यादा नहीं है तो फिर मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। राइट। अच्छा, इसके लिए भी आई वुड से मैं आपको लिंक भेजता हूँ, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कैलकुलेशंस वाली जो है ना, इनकी वीडियोस एक बार देख के चले जाओ। यूट्यूब पे कोई किसी की देखनी है वहां देख लो। सब किसी ने भी पढ़ाया हुआ है, अच्छा ही पढ़ाया हुआ है, कोई मसला नहीं है। राइट। और अगर नहीं ढूंढने की मेहनत नहीं करनी है तो मैं लिंक भेज देता हूँ, वहां पे देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास है रेशियो एनालिसिस। बेटा इसका एक क्वेश्चन लाजमी आएगा, डेफिनेटली आएगा। और रेशो में हमारे पास 4 किस्म के रेशोज होते हैं। पहले प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है। फिर आपके पास आता है लिक्विडिटी, जिसमें आपके पास करंट रेशो और एसेट टेस्ट रेशो होता है। उसके बाद आपके पास आता है एफिशिएंसी, जिसमें आपके पास टर्नओवर होते हैं, यानी कि रिसीवेबल टर्नओवर, पेएबल टर्नओवर और इन्वेंट्री टर्नओवर। और इसके बाद आपके पास होते हैं इक्विटी के रेशोज या मार्केट एफिशिएंसी के रेशोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये लिमिटेड होते हैं सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। और मेरी पर्सनल जो फीलिंग है वो यही है कि आपके पास इक्विटी रेशोज का क्वेश्चन आएगा, एक कैलकुलेशन वाला। और दूसरी कैलकुलेशन में आपके पास आएगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। दिस इज व्हाट आई एम हैविंग फीलिंग। बाकी इलास्टिसिटी या सीपीए भी आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। दिस इज अ बेसिक यू कैन से अ थॉरो समरी ऑफ ऑल ऑफ योर कोर्स। ठीक है, ये एक थॉरो समरी थी। अब अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो गियरिंग रेशियो नहीं आता बेटा। गियरिंग रेशियो खैर आ भी जाए तो गियरिंग रेशियो क्या है? गियरिंग रेशियो तो एएस में भी आ सकता है। गियरिंग रेशियो ये होता है कि तुम्हारे पास करंट डेट कितनी है, तुम्हारी करंट लायबिलिटी, ठीक है, तुम्हारी आज की लायबिलिटी कितनी है।
तुम बैंक लोन लेने जा रहे हो, पता चला तुम्हारे पास 60% ऑलरेडी तुम्हारा जो एसेट है उसका 60% लाइबिलिटी से पड़ा हुआ है, तो तुम और लोन नहीं लेने जाओगे ना बेटा। ट्रेड पेबल टर्नओवर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। डिस्काउंटिंग, हाँ डिस्काउंट, ये मैं आप बेटा ये डॉक्यूमेंट पूरा पीडीएफ भेज देता हूँ मैं आपको। नहीं, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज नहीं होती कभी भी भाई, फ्यूचर में डिक्रीज ही होती है। बेटा आईआरआर कोर्स का पार्ट नहीं है, पहले होता था अब नहीं है। अच्छा, फ्लोट का फॉर्मूला, फ्लोट का फॉर्मूला, जी 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 जी। इस डायग्राम को हम कहते हैं नेटवर्क डायग्राम। अच्छा, अब मैं जरा आपके क्वेश्चन देख लेता हूँ। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल वाली बात हो गई, एलियनेशन। अच्छा, टीक्यूएम देखो बेटा, टीक्यूएम से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। टीक्यूएम क्या होता है? टीक्यूएम इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आप एक अप्रोच लाते हो जिसमें तमाम एम्प्लॉयज को इस बात का पाबंद बनाते हो कि भाई तुम जब भी क्वालिटी में किसी भी किस्म का मसला देखो तो आवाज उठाओ। ये टीक्यूएम है, राइट। टीक्यूएम एक अप्रोच है, हर किसी को इन्वॉल्व करते हो, एक माइंडसेट है, वो मेथड नहीं है। बेंचमार्किंग, बेसिकली बेंचमार्किंग की लिटरल मीनिंग स्टैंडर्ड है। सबसे ज्यादा टॉपिक कौन से टेस्ट होते हैं, मैंने आपको बताया। सबसे ज्यादा देखो, पहले में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, दूसरे में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फिर 12 मार्क्स वाले में मार्केटिंग या यूनिट 4 से आता है, बाकी दो कैलकुलेशन वाले आते हैं। ईआरपी की डेफिनेशन ईआरपी के नाम में छुपी हुई है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। यानी कि वो जो आपकी टोटल एक कंपनी की रिसोर्सेज होती है, बिजनेस की रिसोर्सेज होती है, उसको इफेक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज होता है, दैट इज ईआरपी। 12 मार्कर यूनिट 4 से आ सकता है, नहीं 12 मार्कर यूनिट 4 से आने के चांसेस कम है, ईआरपी का आ सकता है। सीपीए के एडवांटेजेस ये होते हैं बेटा कि वो आपको ये बताता है कि आपको प्लानिंग में हेल्प करता है, और डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इस डायग्राम को हम नेटवर्क डायग्राम कहते हैं। फ्लोट, फ्लोट का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज दो लोग अगर कहीं जा रहे हैं, एक को गाड़ी तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं और दूसरे को 6 मिनट लगते हैं, और दोनों ने साथ गाड़ी में बैठ के जाना है, तो 6 मिनट वाले के पास 4 मिनट का फ्लोट है। क्योंकि अगर वो 7 मिनट में जाए, 8 मिनट में जाए, 9 मिनट में जाए या 10 मिनट में जाए, तो लेट नहीं होंगे, क्योंकि दूसरा तो 10 मिनट में पहुंचेगा। जबकि 10 मिनट वाला अगर लेट हुआ तो लेट हो जाएंगे। इसका मतलब 10 मिनट वाले के पास फ्लोट जीरो है, यानी कि उसकी एक्टिविटी क्रिटिकल हो गई। अगेन मैं वीडियो का लिंक भेजता हूँ, प्लीज उसको देख लीजिएगा। ईएसटी फ्लोट सब समझ में आ जाएगा। फ्लोट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, LFT माइनस ड्यूरेशन माइनस CST, बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा उस वीडियो से। 10 मिनट की वीडियो है। सीपीए के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, फ्लोट भी है, सब है उसमें। IRR इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कोर्स। ये स्क्रीनशॉट नहीं, मैं पूरा पीडीएफ भेज देता हूँ आपको। अच्छा, डिस्काउंटिंग इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। डिस्काउंटिंग के जो प्रॉब्लम होते हैं ना बेटा, डिस्काउंटिंग के फैक्टर्स वो आपको भेज देगा खुद ही। आपने कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करना होगा सिर्फ, वो फैक्टर्स आपको खुद देगा, आपने उसमें परेशान नहीं होना। अच्छा जी, गियरिंग रेशो ये होता है कि करंटली आपके पास डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड कवर, डिविडेंड पे आउट, डीपीएस आता है, डिविडेंड पे आउट आता है, डिविडेंड कवर आता है, और अर्निंग पर शेयर आता है, प्राइस अर्निंग रेशियो आता है। ये आपके पास जो है वो उसमें आ जाते हैं। मैं ग्रुप पे पीडीएफ सेंड कर देता हूँ ना बेटा इसका, जहां जहां मैंने लिंक शेयर किया वहां पे मैं इसका वो भी शेयर कर दूंगा पीडीएफ। अच्छा जी, यूएसडी की तो वैल्यू इंक्रीज हो गई हमारे मुल्क में बेटा, यूएसडी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, लेकिन आपके पैसों की तो कम हो गई। कैड एंड कैम, अच्छा, कैड और कैम तो बेटा टेक्नोलॉजी का पार्ट था, यूनिट 4 में भी यूज हो सकता है कैड और कैम, और टेक्नोलॉजी में भी यूज हो सकता है। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और कैम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, आप देखो आजकल जो डिजाइनिंग हो रही होती है वो कोरल के ऊपर या उसमें हो रही होती है ना, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर, दैट इज कैड। और कैम का मतलब ये है कि जब कंप्यूटर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है 3D प्रिंटर से या ऑटोमेटिक मशीन से। बेटा क्वेश्चंस तो 2 दिन से करवा दिए हैं, इस वक्त आप क्वेश्चंस ना करें, इस वक्त आप सिर्फ अपने टॉपिक्स को रिवाइज करें, इस वक्त क्वेश्चंस में ना फंसे। अच्छा जी, कैन यू टेल मी वेयर 12 मार्कर्स, 12 मार्कर्स यूजुअली देखो यूनिट 2 से आने के सॉरी यूनिट 4 से आने के और या 3 से आने के चांसेस है। ईआरपी की डेफिनेशन है, अब
software based solution to plan the resources of the business. बेटा ये मैं ग्रुप के लिए आप जो है ना ये मेरा इस पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दें मुझे, तो फिर मैं इस पे आपको सारी चीजें भेज दूंगा, लिंक वगैरह जो भी है उस पे भेज दूंगा आपको। अच्छा जी, HR स्ट्रैटेजी PRP4 में चैट से होता है बिल्कुल। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू इज द पार्ट ऑफ डिसीजन ट्री, वो सॉल्व करके दी हुई होती है बेटा, वो आपको उसके लिए थोड़ी आती है। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल इकोनॉमिक्स में हमने बात की थी, मैंने आपको कहा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया या कम हो गया तो वो इसमें काउंट होगा। कुछ मेन सब टॉपिक्स के प्रोज एंड कॉन्स, बेटा डायरेक्ट प्रोज एंड, देखो प्रोज एंड कॉन्स इसमें नहीं आते ना, प्रोज एंड कॉन्स नहीं होते इसमें, तो केस से रिलेट करना पड़ेगा। आप जर्नल प्रोज एंड कॉन्स का क्या करोगे? ठीक है। इवैल्यूएशन क्या होती है? इवैल्यूएशन ये होती है कि जब तुम प्रोज एंड कॉन्स बताओगे किसी भी टॉपिक के उस बिजनेस के साथ, जैसे कि सेंट्रलाइजेशन है, अब एक बिजनेस को आप बताओगे कि भाई सेंट्रलाइजेशन उनके काम की है या नहीं है, पहले आप उनको सेंट्रलाइजेशन के फायदे उस पर्टिकुलर बिजनेस के साथ बता दोगे, फिर दूसरे उसके नेगेटिव बता दोगे, पॉइंट और फिर कंक्लूड कर दोगे, उस कंक्लूड को इवैल्यूएशन कहते हैं। टाइम मैनेजमेंट, बेटा टाइम मैनेजमेंट देखो इस तरह से करो, आपके पास पौने कितना टाइम है, 105 मिनट है आपके पास, राइट, और आपके पास 60 मार्क्स का पेपर है, तो आप पहले 15 मिनट निकाल दो, 90 मिनट्स बच गए, 60 मार्क्स हैं आपके पास, तो हर एक मार्क को आपने 15 मिनट आपके केस पढ़ने के हो गए, उसके अलावा हर एक मार्क को आपने 1.5 मिनट देना है। ठीक है, बिल्कुल जैसे आप प्रोज एंड कॉन्स को वैसे ही लिखोगे जैसे आप AS में लिखते हो, बिल्कुल वैसे ही लिखोगे। कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल P2 वाले जो 8 मार्कर्स एंड 12 मार्कर्स होते हैं ना, वही है, वही तरीके से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवैल्यूएशन बेटा ये होती है कि जब आप किसी भी कंक्लूजन के ऊपर आते हो ना, किसी भी चीज का कंक्लूजन देते हो ना, उसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। जस्टिफिकेशन बेसिकली, राइट, जस्टिफिकेशन इज बेसिकली द इवैल्यूएशन। ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए देखो, कैलकुलेशंस के लिए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, CPA, CPA के वैसे चांसेस कम है बट फिर भी CPA, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, रेशियो एनालिसिस, इसको आप खास तौर पे देख लो। CSR, CSR नहीं, CSR हल्का फुल्का आ गया तो आ गया, जर्नल आएगा CSR, पूछ लो भाई सिली सा क्वेश्चन। जी जी जी, यू कैन यूज सेम चेन ऑफ एनालिसिस इन डिफरेंट क्वेश्चंस। इवैल्यूएशन लिखने का मेथड भी सेम होगा, हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, 12 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन ही वही है, बिल्कुल सेम है, ऊपर बस केस से कनेक्ट करके लिखना है, केस से रेलेवेंट करके लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, केस से कनेक्ट करके उसको लिखें। बेटा माइक ऑप्शन मैंने असल में उससे बंद किया हुआ है, तो वो जर्नली मुझे खोलना पड़ेगा माइक ऑप्शन। अच्छा जी, चलो लेट्स से माइक ऑप्शन खोल देते हैं, लेकिन फिर आप थोड़ा सा एक एक करके, ऐसा ना हो कि सारे लोग एक साथ बोलना शुरू हो जाएगा ना, और थोड़ा सा शॉर्ट, मैं माइक खोल रहा हूँ बट बेटा एक एक करके, और अस्सलामुअलैकुम छोटे सर। छोटे 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 क्वेश्चंस, बहुत लंबे क्वेश्चंस नहीं। जी बेटा बोलो। सर आप आपसे एक सवाल था, जैसे कि सर एनालिसिस आप जो करते हैं वो सर लाइक सर एक एक करके, हाँ मैं कंप्लीट कर लूँ भाई, एक मिनट है ना। लेकिन सर शॉर्ट जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन। लाइक, हाँ जी 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 सर, एनालिसिस लाइक दिस विल फर्दर लीड टू मोर सेल्स, ये सब में यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे एक में डाल दिया आपने तो आप सब में यूज नहीं कर सकते? बेटा सेल्स लिख रहे हो, एक दफा एक जगह सेल्स लिख दो, एक जगह रेवेन्यू लिख दो, एक जगह मार्केट शेयर लिख दो, ऐसा तो कर सकते हो ना। लेकिन अगर गलती से सेल यूज कर लें गलती से तो कोई मसला तो नहीं होगा? गलती से एनालिसिस कैसे यूज होगा भाई? मतलब लाइक जल्दी जल्दी में आपको आखिरी टाइम बचाओ, आपका एनालिसिस डाल दूं मैं। डिफरेंट करें, रिकमेंडेड एज के डिफरेंट करें। एंड सर एक लास्ट क्वेश्चन और सर, लाइक मैंने 12 मार्क्स का एक पैराग्राफ में बना लिया आंसर, तो सही चल सकता है वो? जैसे उसमें मैंने हिसाब से 2 एवोल्यूशन डाल दी, सब ठीक है, कुछ डाल दिया। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको मल्टीपल पैराग्राफ में लिखें, आप सिंगल पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, कोई मसला ठीक है नहीं। सर, थैंक यू थैंक जी यू बेटा, सर। और भी उसमें बताइए आपसे क्वेश्चन। पूछना था कि ईच 12 मार्क को कितना अगर टाइम देना चाहिए?
एक मिनट आप पूछ लो जी बेटा, 12 मार्कर का क्या पूछ रहे हो? सर ईच 12 मार्कर को कितना टाइम देना चाहिए? बेटा देखो मैंने क्या कहा, 60 मार्क्स और 90 मिनट्स, 15 मिनट तुम केस पढ़ने के लिए रख दो, 60 मार्क्स 90 मिनट्स, हर एक मार्क के लिए 1.5 मिनट, तो 12 मार्क्स के हो गए 18 मिनट। और सर एक और क्वेश्चन है, क्या सर टाइम सीरीज एनालिसिस आएगा या वो इम्पोर्टेंट है? टाइम सीरीज एनालिसिस के लिए मैंने कहा ना कि देखो सेल्स फोरकास्टिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और सीपीए, इन तीन के लिए मैं आपको ड्राइव का लिंक भेजता हूँ, वहां से उसको एक बार देख लो। वैसे सेल्स फोरकास्टिंग में क्वेश्चन खास बन नहीं पाता, इसलिए वो कम देते हैं। पहले 2023 से पहले बहुत आता था सेल्स फोरकास्टिंग, क्योंकि पहले 8 मार्क्स की कैलकुलेशन होती थी। अब क्योंकि कैलकुलेशन हो गई है 4 और 4 मार्क्स की, इसलिए वो सेल्स फोरकास्टिंग को कम देते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, रेशियो एनालिसिस और इलास्टिसिटीज को ज्यादा देते हैं। ठीक है जी। अगर हम लीड जो है, जैसे हम बता रहे हैं कि दिस विल लीड टू, अगर वो हमने एक क्वेश्चन में लिख लिया, अगर वो दूसरे आंसर में लिखे तो कोई मसला तो नहीं है, पूरा इम्पैक्ट जो है बिजनेस पे। जैसे सेल्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और फिर वो प्रॉफिट फाइनेंस कोशिश करोगे थोड़ा सा अल्फाजों के साथ खेल। सेल्स देखो, सेल्स और रेवेन्यू एक ही चीज है, लेकिन आप अलग अलग लिख दोगे तो एक अलग अलग पॉइंट हो गए ना, हालांकि है तो एक ही चीज, राइट? जी बेटा इब्राहिम पूछ रहे हो कुछ? नहीं सर, वो सबने अच्छा खड़ा सर, किया आपसे हुआ एक था छोटा सा हाथ, सवाल था। मैं भी कर ठीक है ठीक है ठीक है। आपसे एक सवाल हाँ, था। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाली बात बिल्कुल कर सकते हो आप। सर वैसे आप जैसे सर एक और 12 मार्क्स क्वेश्चन में, है। मैं पूछूं? विशाल आप पूछ लें बेटा, पहले आप पूछ लो फिर वो पूछ लेंगे सब। अच्छा सर, मैं ये कहना चाहती, अगर मैं 12 मार्कर में कोई 2 पॉइंट्स फेवर में लिख दूं और 2 पॉइंट्स अगेंस्ट में लिख लूं, और फिर मैं मैं कहते फैक्टर्स बता दूं और कंक्लूड कर लूं, तो ये सही रह जाएगा? ये तुम पूछ रही हो या बता रही हो? यही तो करना है। पूछ रही हूँ कि ये सही रह जाएगा मेथड का, क्योंकि टाइम मैच नहीं हो पाता। नहीं, अब ये यही करना यही है, लेकिन टाइम मैनेज करके यही काम 18 मिनट में करना है, ठीक है? सर 3 12 मार्कर्स हैं, कैसे करेंगे? करना है ना, अब करना तो पड़ेगा ना। एक 18 मिनट में करना है, तीनों 18 मिनट में थोड़ी करने। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी। हाँ भाई हसन, आप कुछ पूछ रहे हो? अच्छा सर, जैसे कि मैंने एक पासवर्ड खोला, मतलब पासवर्ड नहीं खोला, एग्जाम आ गया मेरे सामने। मैंने सारे क्वेश्चंस रीड आउट कर लिए, मुझे लगा जैसे कि इसमें क्वालिटी एश्योरेंस लिखा हुआ है, मैं इसके एडवांटेजेस लिख लिए, उसके एडवांटेजेस लिख लिए, तीनों सब क्वेश्चन के एडवांटेजेस लिख लिए मैंने। फिर मैंने डेफिनेशन डाली, और उसने बोला 12 मार्क्स में बताया। मैंने जब क्वालिटी एश्योरेंस वो जाता है तो दिस विल इंक्रीज द सेटिस्फेक्शन लेवल, और फिर एक एवल्यूएशन डाली। तो उसके बाद मैंने आगे बता दिया उसके कि अगर दिस दिस विल लीड टू दिस, दिस विल लीड टू दिस। काफी है सर। बिल्कुल है, यही तो बात थी, ये तो वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया आपने, बिल्कुल ऐसा ही। सर ट्रॉमेटाइज हो रहा हूँ सर, इतना ट्रॉमेटाइज हो गया हूँ, समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा, लग रहा है ऐसा फेल हो जाएगा एग्जाम में, इतना बुरा तुम हाल हो यार रहा ऐसी है। क्योंकि कल बातें नहीं अगले किया दिन, करो, तुम अगले बाकी लोगों को अगले मोटिवेट कर रहे हो ऐसे, अग, ऐसा कुछ सर अगले दिन अकाउंट से कुछ अगले दिन अकाउंट से बिल्कुल हाल ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ये चरिया हो जाएगा, बाल नोच ना लेते हैं। करें, दूसरों को भी डिमोटिवेट करेंगे, खुद भी डिमोटिवेट होंगे, ऐसी बातें ना करें। जी बेटा अब्दुल्ला आप कुछ पूछ रहे हैं? सर 12 मार्क में जैसे अगर क्वेश्चन आता है एवेल्यूएट द इम्पोर्टेंस ऑफ किसी भी चीज़ की, तो हमने डेफिनेशन दे दी उसकी, फिर एक इम्पोर्टेंस बताई, फिर दूसरी इम्पोर्टेंस बताई, फिर एंड में इवेल्यूएशन दे दी। ये सही है ना मेथड, मतलब इवैल्यूएशन से पैराग्राफिंग और सब? काउंटर करोगे फिर इवैल्यूएशन। मतलब वही इवेल्यूएशन देंगे कि ये मेथड सही है, फिर एंड में काउंटर कर देंगे कि अगर चीज़ें नहीं, हमारे कोशिश पास अभी करो, पूरी। देखो आप कंक्लूड करके इवैल्यूएशन नहीं, मतलब काउंटर नहीं कर सकते, पहले काउंटर करो फिर उसको कंक्लूड करो। ओके। ठीक है, पहले काउंटर करें फिर कंक्लूड करें। नहीं बेटा कोई मसला नहीं, कोई पेपर लीक वाला चक्कर नहीं है, सब मैथ पेपर है, बाकी पेपर लीक नहीं है। आप लोग टेंशन ना लें पेपर लीक के चक्कर में, आप अपना काम पूरा करें ना, आप अपनी अपनी तरफ से अपना एफर्ट करो, बाकी चीजें लीव द रेस्ट टू गॉड, खत्म। अच्छा आपने क्यों उसको सोचना है? अच्छा सर, एक छोटा सा और है। बेटा डी, बस जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले उतने मार्क्स अच्छे होते हैं। जी बेटा बोले। सर एक छोटा सवाल पूछ रहा था। छोटा ही पूछना भाई। जैसे जैसे लाइक क्वेश्चन आया,
हाँ सर, छोटा ही क्वेश्चन है सर, बस प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी सी लाइक सर कि मैंने आजकल नोटिस कर रहा हूँ एग्जामिनर बहुत छोटी सी लिख रहा है, मतलब लाइक क्वालिटी एश्योरेंस का लिखा तो इतना सा एक नीचे जाके एंड में पैराग्राफ में क्वालिटी एश्योरेंस दे दिया, तो उसकी एप्लीकेशन कैसे ढूंढे? बेटा एप्लीकेशन ऊपर क्वेश्चन में से होती है और एप्लीकेशन पूरे केस में से निकलती है, किसी एक पैराग्राफ से नहीं निकलती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब मैं जरूर है। वो मैं ये नोटिस करा सर, बिल्कुल मतलब मैंने नहीं, वो आपको मार्केटिंग पूरा चेक करी केस तो रिलेट करना पड़ेगा, वो पूरा केस रिलेट करना पड़ेगा उसको केस। वो तो ऑब्वियसली आपको केस से निकालना पड़ेगा ना। वो केस में, पूरे केस में एक एप्लीकेशन कहीं से भी निकाल सकते हैं आप। कोई मसला नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक आप उसी उसी पर्टिकुलर पैराग्राफ से निकालेंगे। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि मैं एक पैराग्राफ भी बना, एक पैराग्राफ उसका बना दूं और एक नेगेटिव का बना के कंक्लूजन डाल दूं। सर जी, कंक्लूजन, जैसे मैं कंक्लूजन मुझे पूछी थी इवैल्यूएशन, जैसे कि इन माय ओपिनियन से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक इन माय ओपिनियन, बिल्कुल कर सकते अगर हैं। लाइक बिल्कुल वो कर अगर इसको इसको यूज करता है तो उसको ये फायदा होगा, लेकिन जैसे कि एक केस स्टडी थी जैसे कि वो डेमो ऑटो क्रिएशन पे जा रहा था, ऑटो क्रेटिव पे जा रहा था, मशीनरीज पे ला रहा था वो अपने आप को। तो मैं कहा मशीनरी पे तो ले आया फायदा हो जाएगा, लेकिन एज यूजुअल उसके लेबर से उसके लेबर अप्लाइड हो जाएंगे, फिर ये इसकी इतनी इज्जत खराब होगी बिजनेस की, वो लेबर को रिडेंसी करेगा, लेबर निकाल देगा, क्योंकि जब वो ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक कहते हैं क्या कहते हैं, मशीन पे कन्वर्ट हो जाएगा तो लेबर निकाल देगा। ठीक है, बिल्कुल फिर ऐसा वो ही है, ऐसा ही है, सही है, बस आई सही गॉट है इट। ना, सही है ना? ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। बस ठीक जी है बेटा, सर, ये तो अब्दुल्ला कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? कैलकुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट बेटा कैलकुलेशन के इन्वेस्टमेंट लिए अप्रेजल। मेरी पर्सनल फीलिंग है ना, वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इलास्टिसिटी और रेशो की तरफ है। बाकी सीपीए और सेल्स फोरकास्टिंग भी इज अ पार्ट ऑफ द टेबल। लेकिन मेरी पर्सनल फीलिंग ये है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और रेशो एनालिसिस के चांसेस ज्यादा हैं इस दफा। अच्छा सर, आपसे एक सवाल पूछना था। जी बेटा बोले। अब एक काम करो, अरे तुम व्हाट्सएप कर दो भाई, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। तुम सर व्हाट्सएप सर कर आप, दो ना, तो वहाँ पे तुम्हें अच्छा रिस्पॉन्स। बस सर आप एग्जाम हॉल आएंगे क्या? नहीं, एग्जाम और नहीं आऊंगा भाई मैं। थैंक क्योंकि यू सर। मसला ये है कि बेटा, मेरी जो है ना, खैर आप लोगों में से बहुत सारे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ आपको पता है, जो जिनका A2 इकोनॉमिक्स का जी पेपर जी है कुछ दिनों बाद, एंड दे आर नॉट गिविंग बिजनेस स्टडीज। तो उनकी जी, गल करा। ठीक है। चले जी, बाकी कोई थैंक यू सर, क्यूरी थैंक यू होती सर। है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बस सर बाकी आप मैं, दुआ में याद रखें, दुआ में जी याद बिल्कुल रखें सर, इंशाल्लाह, काइंडली। इंसर्ट का हाईलाइटर यूज कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू लेकिन आप सर। आंसर नहीं लिखिएगा वहां पे। इंसर्ट पे आंसर नहीं लिखना, इंसर्ट पे प्लानिंग कर सकते हो, हाईलाइटर यूज कर सकते हो, एनोटेट कर सकते हो, लेकिन आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है जी, चलें। बाकी मुझे ठीक है व्हाट्सएप सर, कर दीजिएगा कोई अगर चीज़ हो तो। हाँ, ठीक है ये सर, मैं थैंक यू। आपको बेटा, ये मैं सेंड कर देता हूँ आपको इंशाल्लाह, कौन लिंक्स, और ये जो PDF है ना, ये भी मैं आपको अभी भेज देता हूँ। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।